भारत की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, वो कोई एक रात में या किसी एक इंसान की सोच से नहीं बनी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। ये कहानी है अलग-अलग सोच की, अलग-अलग इरादों की और हाँ, टकराव की भी, जिसने एक पूरे साम्राज्य के भविष्य को शेप देने की कोशिश की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो पूरा सिस्टम बन रहा था, ये आखिर था किसके लिए? क्या ये ब्रिटिश प्रशासकों के लिए था, या फिर जो ईसाई मिशनरी थे उनके लिए, या फिर एक नए उभरते हुए भारत के लिए? और देखिए, इसी एक सवाल में पूरी कहानी की जड़ छिपी है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। उस दौर में ना भारत की तालीम का भविष्य तय करने के लिए तीन बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही थीं। और मजे की बात पता है क्या है? तीनों के गोल एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एकदम अलग। तो आखिर कौन थे ये तीन आर्किटेक्ट्स? तो इस कहानी के तीन मेन प्लेयर्स थे। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरे थे ईसाई मिशनरी, जिनका अपना ही एक एजेंडा था। और तीसरे वो थे भारतीय बुद्धिजीवी और सुधारक, जिनकी आंखों में एक नए मॉडर्न भारत का सपना था। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू शुरू में तो भारतीयों को पढ़ाने लिखाने में कोई खास दिलचस्पी थी नहीं। उनका इरादा तो तब बदला जब उन्हें एक प्रैक्टिकल जरूरत महसूस हुई। उन्हें अपना इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए क्लर्क्स चाहिए थे, ऐसे हिंदुस्तानी क्लर्क्स जो लोकल कानून वगैरह समझ सकें। तो मतलब साफ है, कोई ऊंचे आदर्शों वाली बात नहीं थी। मकसद बस एक था, सस्ते कर्मचारी तैयार करना। अच्छा, अब आते हैं मिशनरियों पर। उनका मकसद तो कुछ और ही था। उनके लिए वेस्टर्न एजुकेशन एक जबरदस्त टूल था, नेटिव्स को सिविलाइज करने का और जाहिर है अपने धर्म का प्रचार करने का। उनके लिए स्कूल खोलना असल में धर्म बदलने का एक रास्ता तैयार करना था। और फिर थे हमारे भारतीय सुधारक। इनका विजन बिल्कुल अलग था। वो मानते थे कि अगर देश को सामाजिक बुराइयों से, अंधविश्वास से बाहर निकालना है तो साइंटिफिक सोच को अपनाना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। उनके लिए वेस्टर्न एजुकेशन एक चाबी थी, एक नए, एक मॉडर्न, एक प्रोग्रेसिव भारत का दरवाजा खोलने की। अब जाहिर है, जब लक्ष्य इतने अलग अलग हों तो टकराव तो होना ही था। और इस सारा टकराव ना एक बहुत बड़े सवाल पर आकर अटक गया। सवाल था, पढ़ाई की जबान क्या हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो, संस्कृत और फारसी या अंग्रेजी? और इसी सवाल ने दो ग्रुप्स बना दिए, दो खेमे। एक तरफ थे ओरिएंटलिस्ट्स, यानी प्राच्यवादी। इनका मानना था कि भाई भारत की अपनी क्लासिकल भाषाओं और ज्ञान को ही बढ़ावा देना चाहिए। और दूसरी तरफ थे एंग्लिसिस्ट्स, यानी आंग्लवादी। इनका तो साफ कहना था कि असली तरक्की तो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर से ही आएगी, और उसके लिए अंग्रेजी तो सीखनी ही पड़ेगी। और फिर आया साल 1835 और एंट्री हुई थॉमस मैकॉले की। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया, एक ऐसा तर्क रखा जिसने इस पूरी बहस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जी हाँ, मैकॉले की सोच जीत गई। उनका मकसद साफ था, एक ऐसा नया इंडियन क्लास तैयार करना जो अंग्रेजों और आम हिंदुस्तानियों के बीच एक पुल, एक इंटरप्रेटर का काम कर सके। मैकॉले की जीत के बाद ना एक बड़ी मजेदार थ्योरी अपनाई गई। इसे कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मतलब कि एजुकेशन ऊपर से छन छन कर नीचे तक अपने आप पहुंच जाएगी। सोच ये थी कि सरकार बस कुछ ऊंचे और मिडिल क्लास के लोगों को पढ़ाएगी, और फिर ये लोग अपनी जिम्मेदारी पर ज्ञान को आम जनता तक पहुंचा देंगे। नतीजा नतीजा ये हुआ कि जमीनी स्तर पर, मतलब प्राइमरी एजुकेशन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक है, तो बहस तो खत्म हो गई, ये तय हो गया कि करना क्या है। लेकिन अब असली सवाल था, कैसे किया जाए, इसे लागू कैसे किया जाए? अब जरूरत थी एक सॉलिड प्लान की, एक ब्लूप्रिंट की, जो पूरे भारत के लिए एक एजुकेशन का ढांचा तैयार कर सके। और ये ब्लूप्रिंट सामने आया 1854 में। नाम था वुड्स डिस्पैच। इसे भारत में इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने पूरे देश के लिए एक सिस्टमैटिक एजुकेशनल सिस्टम का पूरा नक्शा तैयार किया था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। इस डिस्पैच ने मैकॉले की उस फिल्ट्रेशन थियरी को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। इसने साफ साफ कहा कि आम जनता तक शिक्षा पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, मास एजुकेशन जरूरी है। प्राइमरी स्कूल में लोकल भाषाएं होंगी और अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए।
देखिए, कागज पर तो ये एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। तो ठीक है, सिस्टम का ढांचा तो बन गया, लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू हुई। और ये लड़ाई थी इस सिस्टम की आत्मा के लिए। एक तरफ था ब्रिटिश कंट्रोल और दूसरी तरफ थी एक नई भारतीय सोच जो अब धीरे धीरे राष्ट्रवाद का रूप ले रही थी। हुआ ये कि यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे राष्ट्रवादी विचारों का सेंटर बनने लगी, और जैसे जैसे ये हुआ, अंग्रेजी सरकार की चिंता बढ़ने लगी। तो फिर लॉर्ड कर्जन ने 1904 में एक नया कानून पास किया, यूनिवर्सिटीज एक्ट। कहने को तो ये सुधार के लिए था, लेकिन इसका असली मकसद था यूनिवर्सिटीज पर सरकारी शिकंजा कसना, अपॉइंटमेंट से लेकर सिलेबस तक, हर चीज पर कंट्रोल। अब इस बढ़ते हुए सरकारी कंट्रोल के जवाब में भारत ने अपना एक ऑल्टरनेटिव विजन पेश किया, और ये विजन था महात्मा गांधी का, उनकी नई तालीम। ये सोच उन्होंने 1937 के वर्धा स्कीम में दुनिया के सामने रखी थी। गांधी जी का जो ये प्लान था ना, वो ब्रिटिश सिस्टम को एक सीधी चुनौती थी, एक डायरेक्ट चैलेंज। इसमें पढ़ाई लिखाई बच्चे की अपनी मातृभाषा में होनी थी। पूरी शिक्षा किसी ना किसी हुनर, किसी हैंडीक्राफ्ट के इर्द गिर्द घूमती थी। और लक्ष्य था आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। मकसद क्लर्क बनाना नहीं था, बल्कि ऐसे नागरिक बनाना था जो अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरे प्रोजेक्ट की लेगेसी क्या रही? चलिए अब इसका एक फाइनल असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि इस सिस्टम ने हमें दिया क्या और हमसे छीन क्या लिया। बस एक पल के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए, 92%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि 1921 में ब्रिटिश इंडिया में 92% आबादी पढ़ लिख नहीं सकती थी। सिर्फ ये एक नंबर ये बताने के लिए काफ़ी है कि आम जनता तक, मास एजुकेशन तक पहुंचने में ये सिस्टम कितना बुरी तरह से फेल हुआ था। और जो थोड़े बहुत लोग पढ़ लिख भी पाए ना, उनमें भी जबरदस्त गैर बराबरी थी, खासकर महिलाओं की शिक्षा और गांवों में शिक्षा। इससे तो लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। इस सिस्टम ने हमारे समाज में एक ऐसी गहरी खाई बना दी जिससे सच कहें तो हम आज तक भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इस सिस्टम की जो विरासत है वो दोहरी है, ड्यूल लेगेसी है। हाँ, ये बात सच है कि इसने एक अंग्रेजी बोलने वाला एक नया प्रोफेशनल क्लास तैयार किया, लेकिन इसकी कीमत चुकाई आम जनता ने, जिनके लिए न तो प्राइमरी एजुकेशन थी और न ही कोई टेक्निकल या वोकेशनल ट्रेनिंग। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे भारत पर राज करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, भारत को बनाने के लिए नहीं। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में अंग्रेजी भाषा का दबदबा, रटने पर इतना जोर, प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी। ज़रा सोचिए, क्या ये सब उसी 200 साल पुरानी विरासत का हिस्सा है जो किसी न किसी रूप में आज भी हमारे साथ जिंदा है? सोचने वाली बात है ना?